हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंक्लूड हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम इस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं या क्या क्या मेजर डिसीजंस लिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जो मेजर डिसीजन लिए गए हैं इस पॉलिसी में वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जिसमें कि सबसे पहला है रेपो रेट, जो कि रिड्यूस किया गया है 25 बेसिस पॉइंट से और अब ये रेट 6% हो गया है आफ्टर रिड्यूसिंग। इसके अलावा stance of the policy has been shifted to accommodative from neutral and third one is GDP जो ग्रोथ की जो प्रोजेक्शंस होती हैं उसमें कुछ रिवीजन किया गया है, जो कि 6.5 अब कर दिया गया है। पहले 6.7 उसको लिया गया था ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शंस को, जो कि अब 6.5% लिया गया है। तो आइए अब हम एक एक करके इनको और थोड़ा डीपली समझते हैं। सबसे पहले रेपो रेट। तो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने रेपो रेट में भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है जिसमें ये डिसीजन लिए जाते हैं उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या कौन कौन से उसमें मेंबर्स कैसे कैसे होते हैं। तो एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, जो कि 3 तो आरबीआई के ही ऑफिशियल्स होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए होते हैं। और ये जो एमपीसी की जो मीटिंग्स होती हैं हर 2 महीने के बाद की जाती हैं। तो अभी ये 54th मीटिंग थी जो कि अप्रैल में अभी हुई है। इससे पहले फैब में मीटिंग हुई थी, क्योंकि 2-2 महीने का अंतराल होता है। और इसके बाद फ्यूचर में ये अब अप्रैल के बाद जून में होगी नेक्स्ट, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर एंड सो ऑन। हर 2 महीने बाद ये मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि रेपो रेट विल बी रिड्यूस्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट। और फ्रेंड्स, ये जो 25 बेसिस पॉइंट है, जस्ट 2 महीने पहले जब फरवरी में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी सेम 25 बेसिस पॉइंट से ये रेपो रेट उसमें भी रिड्यूस किया गया था। तो आज की डेट में ये रेपो रेट 6% हो गया है। अब ये रेपो रेट है क्या? रेपो रेट इज़ द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। तो बैंक्स जो भी आरबीआई से पैसे लेते हैं, जो पैसे आरबीआई से बोरो करते हैं अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, आगे फर्दर लोन्स वगैरह देने के लिए, तो आरबीआई उनको जिस रेट पे ये फंड्स ये जो प्रोवाइड करता है तो उस रेट को रेपो रेट बोलते हैं, जो कि अब 6% हो गया है। इसके अलावा अगर बैंक्स लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए कुछ भी आरबीआई से बोरो करते हैं, नॉट शॉर्ट टर्म, तो उसको बैंक रेट बोला जाता है, जो कि इससे स्लाइटली थोड़ा हाइयर होता है, जो कि आज की रेट में वो 6.25% है। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली जब रेपो रेट रिड्यूस होगा तो बैंक्स की जो आरबीआई से बोरो करने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, बैंक्स को थोड़ा सस्ता पैसा मिलेगा आरबीआई से। तो बैंक आगे भी जो फिर लोन देगा, होम लोन देगा, कमर्शियल लोन्स देगा या बिज़नेस लोन्स देगा, तो वो भी बैंक आगे सस्ते दे सकता है, क्योंकि बैंक की खुद की कॉस्ट कम हो गई है। तो इससे क्या होगा कि इससे इकोनॉमी में मनी बढ़ेगी, लोग बोरो करेंगे, बिजनेसेस बोरो करेंगे, लोग होम लोन भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी देश में, तो जिससे कि जीडीपी भी ग्रो करेगी। तो ये बैंक रेपो रेट से ये चेंजेस आते हैं। इसके अलावा अब हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी समझ लेते हैं। जब हम बैंक रेट और ये रेपो रेट समझ रहे हैं, तो रिवर्स रेपो रेट भी एक होता है। वो क्या चीज़ है? इसमें उल्टा होता है कि क्योंकि रिवर्स वर्ड है, तो इसमें आरबीआई जब बैंक से पैसे लेता है, वेरियस बैंक से जब आरबीआई बोरो करता है, तो वो रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से बोरो करता है। तो लेकिन इस पर आरबीआई रेट काफ़ी कम देता है, 3.35% का करंट में जो कि चल रहा है। नॉर्मली ये बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है। जैसे आरबीआई को ये लग जाए कभी कि जैसे मार्केट में, बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा मनी इन्फ्यूज़ हो चुकी है, पूरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा मनी है, बहुत इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा मनी होगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा डिमांड होगी, और ज़्यादा डिमांड होने से प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कि मनी सिस्टम में कम हो, तो आरबीआई उल्टा बैंक से पैसा ले लेता है और कई बार इस रेट को भी बढ़ा देता है, बैंक्स को इंड्यूस करने के लिए कि बैंक्स आरबीआई को पैसे दें और सेफ़ हैंड्स में पैसे दें, क्योंकि आरबीआई के पास जब वो पैसे जमा हो जाते हैं तो बैंक्स के वो सेफ़ हैंड्स में पैसे जाते हैं, उनको फिक्स रिटर्न भी मिलता है विदाउट एनी रिस्क। इसके अलावा जो
मेजर पॉलिसी डिसीजंस इस मॉनेटरी पॉलिसी में हुआ है वो सेकंड है जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो किया गया है वो है कि पॉलिसी स्टैंस को शिफ्ट किया गया है एकोमोडेटिव फ्रॉम न्यूट्रल। पहले न्यूट्रल था। न्यूट्रल स्टैंस में क्या था कि आरबीआई कुछ भी कर सकता था, या तो रिड्यूस कर सकता था या इंक्रीज़ कर सकता था रेपो रेट को बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो भी जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा जो भी कंडीशंस हैं कंट्री में, उसके हिसाब से आरबीआई कम भी कर सकता था रेपो रेट, ज़्यादा भी कर सकता था। मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ रहा है तो उस केस में आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ा भी सकता है ताकि बैंकों को ज़्यादा कॉस्ट में फिर पैसा मिले आरबीआई से, और बैंक आगे भी फिर लोन कम देंगे या हायर रेट पे देंगे, ओबियसली कम ही लोग लेंगे, तो उससे इन्फ्लेशन फिर कम होगा। तो अगर इन्फ्लेशन कम है तो इसका उल्टा करेगा आरबीआई। लेकिन अब आज की डेट में इस पॉलिसी में वो स्टैंड एकोमोडेटिव के रूप में ले लिया गया है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई को अब ये पता लग चुका है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, और ऊपर से इन्फ्लेशन भी आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है बल्कि कंट्रोल में ही है। तो ऐसे केस में एकोमोडेटिव स्टैंस लिया जाता है आरबीआई से कि वो अपनी विलिंगनेस दिखाता है आरबीआई कि हम फर्दर भी रिड्यूस कर सकते हैं रेट्स को। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शंस पे अब हम आते हैं। उसमें भी थोड़ा सा ट्वीक किया गया है कि अब जीडीपी को हल्का सा कम आंका गया है कि जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, जो कि लास्ट प्रोजेक्शन जिस रेट का किया गया था उससे, जो लास्ट फेब में जो मीटिंग हुई थी उसमें 6.7 का अनुमान लगाया गया था, जिसको थोड़ा कम किया गया है, 6.5 किया गया है। तो आरबीआई गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने इसको रिवाइज़ किया गया है उनके द्वारा 6.5% जीडीपी का उन्होंने रिवाइज़ किया है। और उन्होंने ये भी थोड़ा प्रेडिक्शन किया है कि जैसे आजकल टैरिफ्स का काफ़ी न्यूज़ में चर्चा हो रहा है, जो यूएस प्रेसिडेंट जो टैरिफ्स लगा रहे हैं ऑल ओवर कंट्रीज़ में ग्लोबल बेस पे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकती हैं इकोनॉमीज़ ग्लोबली, तो वो भी एक फैक्टर ज़रूर रहा है। हालांकि थोड़ा सा यूएस के प्रेसिडेंट ने थोड़ा सा उसको थोड़ा बैक स्टेप लिया है, थोड़ा पॉज किया है आज 90 डेज़ के लिए काफ़ी कंट्रीज़ पे एक्सेप्ट चाइना। तो काफ़ी न्यूज़ हो रही है मार्केट में, काफ़ी कुछ हो रहा है। अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी ही चीज़ें। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एमपीसी हैज़ प्रोजेक्टेड द सीपीआई इन्फ्लेशन एट 4%। ये थोड़ा गुड न्यूज़ है कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है वो थोड़ा कम अब उसको आंका गया है। पहले 4.2 सोच रहे थे इन्फ्लेशन होगा, तो अब इन्फ्लेशन का रेट ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जो कि अब 4% पे ही अब माना गया है इस कमेटी मीटिंग में। तो इसके चलते भी रेपो रेट को आई थिंक कि कम किया गया है 25 बेसिस पॉइंट से, जो हमने अभी डिस्कस किया था। क्योंकि सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस इंडेक्स से ही पता चलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा। ये इन्फ्लेशन का ही एक तरह का रेट समझ लीजिए, क्योंकि इसमें एक तरह की सारी एक बास्केट ली जाती है जिसमें हर तरह के गुड्स और सर्विसेज रखे जाते हैं जो कंज्यूमर्स जिन प्राइसेस पे देते हैं, तो उसके हिसाब से ये तय किए जाते हैं रेट हर गुड्स और सर्विसेज को देख करके कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं उनके प्राइसेस में। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम ये भी देख लेते हैं कि सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं। हालांकि इसमें इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना, टर्म्स जानना ज़रूरी है जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। ये भी इस मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कई बार इन चीज़ों पर भी डिस्कस किया जाता है। तो सीआरआर तो एक रिज़र्व होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स को कैश के रूप में रखना होता है आरबीआई के पास, एक परसेंटेज के रूप में कि भाई उनकी जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, जो बैंक की लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब बैंक लोगों ने डिपॉजिट रखे हुए हैं जो बैंक में, जैसे उनका एक परसेंटेज जो कि 4% है अब, सिंस 6 दिसंबर 24 4% है, जो कि पहले 4.5 था। तो वो बैंक्स रखते हैं वो एक पर्टिकुलर कैश अमाउंट आरबीआई के पास, अपने टोटल डिपॉजिट्स का बैंक्स को रखना होता है।
और ये टाइम टू टाइम आरबीआई चेंज भी कर सकता है परसेंटेज कि कितना रखना है कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को, क्योंकि अगर बैंक को लगेगा कि मार्केट में ज़्यादा पैसा घूम रहा है तो वो इस परसेंटेज को बढ़ा देगा कि भाई मेरे पास और पैसा रखो सीआरआर के रूप में। हालांकि इसमें बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि ये मैंडेटरी होता है रूल्स के हिसाब से, आरबीआई एक्ट के हिसाब से बैंक को मानना पड़ेगा जो भी आरबीआई परसेंटेज बताएगा, तो लेकिन बैंक्स को इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता आरबीआई से। इसके बाद एसएलआर भी इसी तरह का एक कंट्रोल है आरबीआई के द्वारा, जिसमें कि कैश हो भी सकती है, लेकिन कैश के अलावा दूसरी एसेट्स भी बैंक्स को रखनी होती हैं, जैसे सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड कुछ अमाउंट रखना होता है, या गोल्ड में रख लें, मतलब लिक्विड एसेट्स में बैंक्स को एक स्पेसिफाइड परसेंटेज जो कि 18% है आज की डेट में, वो बैंक्स को अपने पास रखनी है। ये आरबीआई को जमा नहीं करानी है हालांकि, तो इसके ऊपर बैंक ज़रूर फ़ायदे में रहता है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेता है बैंक, तो उस पर तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो बैंक्स को मिलेगा ही। तो इसके अलावा while CRR helps manage cash flows in the economy, SLR ensures the solvency of the banks। तो SLR से तो बैंक्स की सोलवेंसी बनी रहती है, बैंक स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं कि भाई इतना एसेट्स उनके पास है, और CRR हेल्प करता है कैश फ्लो के मैनेजमेंट को आरबीआई के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम एक बार फिर से जो मेन थिंग्स वो देख लेते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो मेन थिंग्स जो इसमें हुई हैं वो ये है कि रेपो रेट इज़ रिड्यूस्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 6%, जिसकी वजह से कि अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि लोन्स सस्ते हो जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। हालांकि आने वाले टाइम में फ़िक्स डिपॉजिट्स के रेट ज़रूर कम हो सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए जो डिपॉजिट करते हैं फ़िक्स डिपॉजिट, लेकिन जो बोरो करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है, बिजनेसेस के लिए, इकोनॉमी के लिए सस्ते रेट पे कैश अवेलेबल होगा सबको, तो इंडस्ट्रियाँ बढ़ेंगी, लोग लोन लेंगे। इसके अलावा अब एकोमोडेटिव स्टैंस भी हो चुका है आरबीआई का, और जो जीडीपी का ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वो भी स्लाइटली ही उसमें वेरिएशन, कोई खास वेरिएशन नहीं है, तो 6.5% का ग्रोथ जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।